हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एग्ज़ाम पोस्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं पीहू और आज का टॉपिक है हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर 6 राज्य राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ठीक है, क्या है प्राचीन गणराज्य? उस टाइम का शासक कैसे थे, वहाँ के लोग कैसे थे और वो अपना शासक कैसे चुनते थे। ठीक है, तो हम तो जो अभी 75 से भी प्लस ईयर हो गए हैं अपना वोटिंग देते को, और उस टाइम में जो कुछ संभावित राजा जानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, वो जहाँ के पर्टिकुलर एरिया में लोग रहते थे, अपने एरिया का कोई एक शासक चुन रहे थे। ठीक है, परंतु 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दे। कुछ बड़े बड़े यज्ञों के आयोजन कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए। ठीक है, पहले किसी राजा बने जो सबसे बड़ा यज्ञ करता था वो राजा। ठीक है, वो यज्ञ कैसे होते थे? अश्वमेध यज्ञ एक प्रकार का आयोजित यज्ञ है। इसमें एक घोड़े को राजा की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता है। इस घोड़े की दूसरे राजा को रोकने तथा उन्हें अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। ठीक है, एक पर्टिकुलर राजा ने एक घोड़े को छोड़ दिया। ठीक है, ये दूसरे राज्य हो गए। वो घोड़ा जहाँ जाएगा, मतलब ये घोड़ा जहाँ चला गया। ठीक है, इस राजा ने इसे कुछ नहीं कहा, नहीं पकड़ा। ठीक है, ये इस राज्य में चला गया। इस राज्य के राजा ने भी इसे कुछ नहीं कहा, लेकिन इस राजा ने उस जो अश्वमेध नाम का घोड़ा था, ठीक है, अश्वमेध यज्ञ करके जो घोड़ा छोड़ा गया था उसे पकड़ लिया। ठीक है, तो जिस राजा ने ये अश्वमेध जो घोड़ा था वो छोड़ा था, तो इसने पकड़ लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये राजा इससे युद्ध करना चाहता है। ठीक है, इसके अंडर नहीं रहना चाहता। ठीक है, तो उस टाइम में यही होता था, एक राजा वो घोड़ा छोड़ता था, वो घोड़े के पीछे अपने गुप्तचर लगा देता था। मतलब गुप्तचर वो लोग जो घोड़े को देखते रहते थे कौन सा राजा इसे पकड़ेगा, और वो अपने राजा को जाके बताएंगे भी वो पर्टिकुलर एरिया के राजा ने हमारा जो अश्वमेध छोड़ा था उन्हें पकड़ लिया है, वो हमसे युद्ध करना चाहता है, हमारे अधीन नहीं रहना चाहता। ठीक है, बेसिकली इसमें यही था। अगर उन्हें घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, तो जिस राजा ने छोड़ दिया वो कमज़ोर, ठीक है, और वो जिसने छोड़ा था वो शक्तिशाली मान लिया जाता था। इसके बाद उन राजा को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा जो वहाँ के उस समय के जो भी पुरोहित रहे होंगे उनके द्वारा करवाए जाते थे यज्ञ। इसके लिए उन्हें उपहार, जो उन्हें गिफ्ट भी दिए जाते थे। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजाओं के लिए उपहार लाते थे। जितने भी लोग बाहर से आते थे तो वो राजा के लिए क्या उपहार लेके आते थे? दूसरे अपने देशों से राजा आते थे। ठीक है, सभी आयोजनों में कुछ राजा मुख्य स्थान होता था, सभी अपने अपने स्थान पर बैठते थे। जो राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था। जो मुखिया होता था, जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा होता था, कोई भी यज्ञ कर रहा होता था, वो राजा सिंहासन पर बैठता था। राज सिंहासन पर ऊपर, जैसे हमने देखते हैं रामायण में वो रावण ऊपर बैठा होता है, वो उसका नीचे सारे दरबारी बैठे होते हैं, वैसे ही कुछ क्षेत्र में राजा का साथी भी उन्हें सहचर होते थे। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजय तथा अन्य गुणों का गान करते थे। राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानी और पुत्र को भी छोटे छोटे उपहार अनुष्ठान, तो छोटे छोटे जो राजा आते थे, छोटे छोटे उपहार उनके जो राजा रानी और उनके बच्चों के लिए लेके आते थे राजा के, और छोटे छोटे अनुष्ठान ये भी करते थे। कौन? रानी और उनके पुत्र, जो भी उनके बच्चे होते थे। अन्य सारे मंत्री राजाओं का सिर्फ काम बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना, जैसे हम मैच देखने जाते हैं ना, वो बस वही चुपचाप उन्हें देखना। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य अनुष्ठान करते थे। हम देखते हैं ना जब राजाभिषेक होता है, वैसे ही विजय वैश्य जैसे अन्य लोग उपहार, जो दूसरे लोग होते थे उसमें राज्य में रहने वाले, वो भी उपहार लेके आते थे। पुरोहित जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। ठीक है, वही टाइम आ गया अब जात पात छूत वाला। तो जो पुरोहित थे उस टाइम में, जो भी XYZ रहे होंगे, उन्होंने कहा कि जो भी शूद्र हैं, जो थोड़ा नीचे तबके के लोग आते हैं, जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, ज़्यादा पैसा नहीं है, वो राजा के काम में लगे रहते हैं, ठीक है, तो उन्हें यज्ञ में आने का कोई भी ठीक है। नेक्स्ट अब है वर्ण कैसे बने, ये इम्पोर्टेंट है। उस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण उत्तर वैदिक ग्रंथ, जो ऋग्वेद के बाद रचे उन्हें क्या बोलते हैं? उत्तर वैदिक
ग्रंथ, ठीक है। उनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ठीक है, अथर्ववेद आता है, यजुर्वेद आता है और सामवेद आता है, जो भी ऋग्वेद के बाद में लिखे गए हैं। अन्य ग्रंथ पुरोहितों द्वारा रचित हैं। विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और संपन्न कैसे अनुष्ठान करना है, कैसे उसको संपन्न करना है, ये इनमें बताया गया और समाज के नियमों के बारे में बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे जिन्हें पुरोहित, जोहता, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, शार्मिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग भी शामिल थे, ठीक है। यहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली और कृषक और व्यापारी भी धनवान थे, ठीक है। जो पुरोहित थे, योद्धा थे, कृषक थे जो कृषि करते थे, व्यापारिक, ठीक है, बिजनेसमैन, और पशुपालक, शिल्पकार, शार्मिक, मछली पकड़ने वाले तथा शिकारी, भोजन संग्रह, ये क्या थे, ये थोड़े गरीब तबके के मिडिल क्लास वाले आ गए, निर्धन थे, ठीक है। और पुरोहितों ने लोगों के 4 वर्णों में विभाजित किया, 4 वर्णों में विभाजित किया गया, जिन्हें क्या बोला जाता है, वर्ण। इनके अनुसार प्रत्येक वर्ण अलग अलग कार्य निर्धारित करता है। जो पहले कार्य के आधार पर वर्ण का विभाजित होता था, ठीक है। वर्ण का विभाजन करना है तो क्या, कार्य के आधार पर। पहले वर्ण ब्राह्मण था, इनका काम वेदों का अध्ययन करना था और उनके लिए, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था, राजा ने पैसे दिया करते थे। दूसरे स्थान पर आते हैं क्षत्रिय, जो उस टाइम के राजा थे, उनका काम था युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। तीसरे पे आते हैं वैश्य, ठीक है। कृषक हो गए, व्यापारी इसमें आते हैं वैश्य में, और क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ में, क्षत्रिय और जो वैश्य थे ये दोनों यज्ञ कर सकते थे, लेकिन वर्ण में जो शूद्र थे वो यज्ञ में भाग नहीं ले सकते थे तथा अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्रों का काम था। और अनुष्ठान का अधिकार नहीं था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना जाता था। महिला तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था, ठीक है। ये बहुत बुरी बात है, ठीक है। महिलाओं और शूद्रों को, ठीक है, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था। वोटिंग राइट भी बहुत बाद में मिले हैं, ठीक है। यूएसए तक नहीं दिए थे, बाद में दिए थे, ठीक है। इंडिया ही एकमात्र ऐसी कंट्री है सबसे पहले डेमोक्रेटिक जिन्हें जब भी आज़ाद हुआ, इन्हें फ्रीडम मिली, तो इन्होंने साथ के साथ वीमेन को भी वोटिंग राइट दिया है, ठीक है। ये भी याद रखना। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता के संतान ब्राह्मण होते, ठीक है। नेक्स्ट है, बाद में कुछ लोग अछूत मानते थे। जो अछूत थे, शूद्र थे, वर्ग कुछ शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक, साथ ही इनमें कई लोग आते जो शव जो मर जाता था उन्हें जलाने या दफनाने का काम करते थे। कई लोग ब्राह्मण द्वारा बनाई गई इन वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते थे, ठीक है। ऐसा भी है, कुछ लोग नहीं स्वीकार करते थे। कुछ राजा को स्वयं पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ राजा थे वो बोलते थे मैं तो उस टाइम के जो वेद रचिता हैं, पुरोहित हैं, उनसे भी ऊपर हूँ, ठीक है। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण को सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों को भेदभाव उचित नहीं मानते थे। कुछ लोग बोलते थे कि वर्णों के आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे, जो भी काम के आधार पर ये वर्ण निर्धारित किए हैं इसको भी हम नहीं मानेंगे। कुछ बोलते थे जो व्यावसायिक मतलब जो काम के आधार पर हमारे साथ भेदभाव होता है ये भी गलत है, जन्म के आधार पर भेदभाव होता है ये भी गलत है, ठीक है। जब कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबको, कुछ लोग छुआछूत की आलोचना करते थे। इस तरह से उप महाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। पुरोहितों के प्रभाव भी बहुत शामिल थे। अब ये पुरोहितों, ठीक है, मतलब 2 लोग हैं, एक तो राजा और एक पुरोहित, ठीक है। पुरोहित लिखते थे उनके बारे में और राजा उन्हें सम्मान देते थे, ठीक है। जनपद, अब ये जनपद क्या होते थे, महायज्ञों को करने के लिए राजा जब जन और राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाते थे। जनपद शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह, तो ठीक है, जन के बसने की जगह को क्या बोलते हैं, जनपद। जनपद क्या होते थे, इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। जनपदों की जो बस्तियां हैं रिसर्चर ने खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, ठीक है, एटा के पास अंतरजी खेड़ा, ठीक है, जो अंतरजी खेड़ा है वहाँ पे खुदाई हुई है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशी तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वह चावल, गेहूँ, जौ, धान, गन्ना, तिल तथा सरसों की फसल उगाते थे। तो मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, कुछ 2 मील से मतलब दूसल और कुछ लाल गहरे रंग के होते हैं। और कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, कुछ विशेष प्रकार के ऐसे भी बर्तन मिले हैं जैसे इनका नाम ही स्पष्ट है। इन बर्तन की चित्रकारी की गई है आमतौर पर सरलेखाओं और ज्योमेट्री आकृति के रूप में है, ठीक है। करीबन 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे, उन्हें जनपद कहा जाता था। जनपदों को ठीक है,
अधिकतर जनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की जाती थी, अर्थात अनेक जो जनपद होते थे उनके आसपास चारों ईंटों की तथा पत्थरों की ऊंची दीवारें बनाई जाती थी। ठीक है, अपना पर्टिकुलर एरिया आ गया उनका, ये उनका राज्य आ गया। यहाँ पे पत्थरों के साथ बाउंड्री वॉल लगा दी जाती थी। ठीक है, ठीक है, ये पात्र इसमें पात्र परोसने वाला पात्र है। ठीक है, ये खास ओकेजन पर यूज़ किया जाता था। बेसिकली इसके बारे में यही लिखा है वहाँ पे। तो ये रहा जनपद। अब जनपद देखो, एक है हस्तिनापुर, उज्जैन, कौशाम्बी, मगध, वैशाली विज, मगध अंग और कौशाम्बी राजगृह, अनंती, ठीक है, उज्जैन, ठीक है, कुरु, हस्तिनापुर, तक्षशिला जो ये यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, गंधार, ठीक है, ये सारे क्या थे, जनपद थे और उनकी राजधानी थी। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोग उस क्षेत्र पर नियंत्रण भी सरल हो गया था। इसी तरह से विशाल दीवारें बनाना, ठीक है, बड़ी बड़ी दीवारें बना देते थे, लाखों ईंटों के पत्थर का इंतजाम करना, ठीक है, तो बड़े बड़े परिश्रम से साथ जो भी बाउंड्री वॉल लगाना इतनी आसान तो नहीं होगा, इतना बड़ा एरिया लार्जर, ठीक है, तो उस पर पूरे पे ईंटें लगाना और पत्थर लगाना, ठीक है। एक दीवार मिली भी है तो कुछ, तो ये देखिए ये रहा। अब राजा सेना रखने लगे थे। सेना को नियम, पहले राजा सेना नहीं रखते थे, ठीक है, अब सेना रखने लगे हैं। ये कौशाम्बी की कुछ इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के पास मिली है, दीवार के अवशेष मिले हैं 2500 साल पहले के। ये देखिए दीवार बनी हुई है, ठीक है, ये देखो कितने लोगों ने मिलकर ये बनाई होगी, 2500 साल पहले की है, कितना इसमें हार्ड वर्क लगा होगा, ठीक है। जमा जनपदों में राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। उनके लिए पर जो उन साधनों की आवश्यकता होती थी, इसके लिए उन्हें कर्मचारी रखने पड़ते थे और उन साधनों की भी उन्हें आवश्यकता पड़ती होगी। महाजनपद लोग समय समय पर लाएगी उपहारों पर न निर्भर रहकर अपना, अब देखो ये कर वसूली करनी शुरू कर दी इन्होंने, ठीक है, 2500 साल पहले ही कर वसूलने लग गए थे ये लोग, ठीक है। तो ओरिजिन कब हुआ, 2500 साल पहले, ठीक है, ये भी याद रखना। फसलों पर लगाया गया कर का महत्वपूर्ण, अधिकांश लोग कृषक थे, ठीक है, तो फसलों पर सबसे पहले भी फसलों पर कर लगाया, कौन सा, 6वां हिस्सा, ठीक है। तो कारीगरों के ऊपर भी ऋण चुकाया जाता, जो बुनकर, लोहा, सुनार, जैसे राजा महीने में एक दिन काम करेंगे, तो अब बुनकर, लोहार और सुनार के ऊपर क्या कर लगाया कि वो महीने में एक दिन काम किसके लिए करेंगे, राजा के लिए, ठीक है। तो पशुपालकों को उत्पादक के रूप में जो भी वो उत्पादन करते थे उसके रूप में उनको देना पड़ता था। खरीद बेच कर जो भी जो व्यापारी थे वो भी जो खरीद बेच में जो भी टैक्स वो भी देते थे, और जो संग्रह कर जंगल में वस्तुओं वो राजा को ला कर देते थे। हर एक वर्ग को कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ता। अब कृषि में परिवर्तन आ गए, दो बड़े क्षेत्रों में परिवर्तन आए। हल जो थे वो हल के फाले थे वो लोहे के बन गए, ज़मीन अच्छी तरह से जोती जाने लगी, फसल की उपज भी बढ़ गई थी, ठीक है। उन्होंने अच्छे पौधे भी लगाना शुरू कर दिया था, बीज का छिड़काव, बजाय धान की पौध तैयार कर उन्हें रोपना शुरू कर दिया। पहले तो वो एक पेड़ को लगाते, फिर वो अंकुरित होता और उसको एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर लगाते। अब उन्होंने सीधा ही बीज खेत में फेंकना शुरू कर दिया था, ठीक है। वो परिश्रम करते, ज़्यादातर दासियाँ भूमि खेती, तो ठीक है, इसमें ये सब काम करते, भूमि निरीक्षण, ठीक है। मगध, अब आ गया इंपॉर्टेंट बात। लगभग 200 साल के भीतर मगध में सबसे महत्वपूर्ण जनपद बना। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर, ठीक है, गंगा और जो सोन नदी थी ये कहाँ से, मगध में होकर जाती थी। जल नियंत्रण मशीनों जो ज़मीनों की उपज बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी, ठीक है। पानी होगा तो सब कुछ होगा, ठीक है। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा भरा था, ठीक है, लकड़ी भी बन गई उनको, ठीक है। जंगल में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित करके, तो जंगल से हाथी पकड़ लिया, उनको शिक्षा दी और उन्हें सेना में भर्ती कर लिया। यही नहीं, जंगल से घर, गाड़ियाँ, रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिल गई। इसके अलावा क्षेत्र में लोह आस्कर, ठीक है, जो लोहा भी बनता था वो भी आसपास के एरिया में उन्हें मिलने लगा, ठीक है, जिसके मजबूत हथियार बनाए जाने लगे। मगध दो बहुत शक्तिशाली शासक कौन कौन से थे, बिंबिसार और अजातशत्रु, ठीक है। बिंबिसार और अजातशत्रु कहाँ के राजा थे, ये मगध के थे, ठीक है। नेक्स्ट है अन्य जनपद थे जो हल संसाधन अपनाते थे। महाजनपद और एक महत्वपूर्ण शासक थे। इन्हें अन्य अपने नियंत्रण क्षेत्र में उपमहाद्वीप उत्तर पश्चिम भाग तक फैला हुआ था। कहाँ तक फैला हुआ था, उत्तर पश्चिम भाग तक।
नेक्स्ट है बिहार राजगृह कई सालों तक मगध की राजधानी बना रहा। ठीक है, तो ये मैंने पहले भी ऊपर मैप में भी बताया था ना, ये मगध की राजधानी कौन थी? राजगृह। ठीक है, बनी रहा। और बाद में पाटलिपुत्र को, पहले कौन सी थी? राजगृह, बाद में कहाँ पे ले आई? पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है। ठीक है, ये याद कर लेना, अच्छे से पूछ सकते हैं। 2300 साल पहले की बात है। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विजय, जो विश्व विजय पर निकला था, अपना सिकंदर जी, ठीक है, पूरी तरह से सफल है वो पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतते हुए भारत उपमहाद्वीप व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। चलो जी, अब जो सिकंदर जी हैं वो कहाँ पे पहुंच गए हैं? व्यास नदी पर, इंडिया। वो बोलते हैं कि हम इंडिया को लूटपाट के अपने अंडर करेंगे। उसे मगध की ओर कूच करना चाहा, उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ, यात्रा, हाथी, घोड़े और बहुत बड़ी संख्या में सेना है। ठीक है, उन्हें डरा दिया गया सिकंदर जी को। ठीक है, उनके सिपाहियों द्वारा, ठीक है, जो भी उनके सोल्जर रहे होंगे। तो सिकंदर का एक जो गुरु था उसका नाम था एरिस्टोटल, हिंदी में बोलते उसे अरस्तु। कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक उठा लो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जो कोई भी, फर्स्ट चैप्टर इस इंसान से ही शुरू होता है, एरिस्टोटल। जहाँ भी देख लो वहाँ पे इसका नाम। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में तो भर भर के एरिस्टोटल। ठीक है, तो ये इसका गुरु था एरिस्टोटल। ठीक है, नेक्स्ट है वर्जी। ठीक है, जो वर्जी थे वो एक मगध का एक शक्तिशाली अन्य राज्य था। उसके नज़दीक वर्जी राज्य था, उसकी राजधानी वैशाली थी। वर्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। यह अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी। गण क्या होते हैं? गण कई सदस्यों वाला एक समूह होता है। गण बोलते हैं ना, बहुत सारे राजा गण। ठीक है, ऐसे बोलते हैं, एक नहीं राजा, पर्टिकुलर राजा, बहुत सारे राजा होंगे उसमें, 1 2 3 4 5। ठीक है, संघ देखो, अब संघ छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, 100 जनों का भी संघ होता है, 1000 का भी संघ होता है और 2000 का भी संघ होता है। ठीक है, संगठन कितने भी लोगों का हो सकता है। गण या राजा के शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। यह सभी राजा भिन्न भिन्न अनुष्ठानों में एक साथ संपन्न करवाते थे। सभा में बैठकर ये बातचीत, बहस, वाद विवाद के जरिए तय करते थे क्या करना है। इस तरह से तय करना, शत्रुओं की ओर आक्रमण करने निपटाने, जो भी शत्रु आक्रमण करते थे उसे निपटाने से मिलकर सब चर्चा करते थे भी कोई राजा हम पर अटैक करेगा तो हम उसे मिलकर कैसे निपटेंगे। स्त्री, दास, कामगार इन सभा में हिस्सा नहीं ले सकते थे। ठीक है, ये तो पता ही है आपको। बुद्ध महावीर जो थे, दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बुद्ध साहित्य में संघ के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण संजीव चित्रण मिलता है। ठीक है, ये याद करना है। ये भी जो बुद्ध और महावीर जी थे, ये बौद्ध साहित्य संघ के जीवन पर इन्होंने बहुत संजीव वर्णन किया है। अब हो गया जो वर्जी थी, जी संघ का वर्णन दीर्घ निकाय में मिलता है। ठीक है, वर्जी निकाय का कहाँ पे मिलता है? दीर्घ निकाय। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसे बुद्ध के व्याख्यान, जो भी बुद्ध के व्याख्यान, ठीक है, व्याख्यान थे उन पे लिखा गया है। करीबन 2300 साल पहले लिखा गया था। कब? 2300 साल पहले। वर्जी निकाय दीर्घ निकाय का है, लिखा गया है। और कब लिखा गया है? 2300 साल पहले। अजातशत्रु, ठीक है, ये वजी संघ का ही था ये भी, और आक्रमण करना चाहा था इन्होंने भी। वजी जो अजातशत्रु था, उन्हें जो वजी थे उस पर आक्रमण करना चाहा था, लेकिन उनके जो मंत्री थे वस्कर, उन्होंने बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा। बुद्ध ने ये कहा कि जो वजी है उस पर नियमित रूप से होती हैं तथा इनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वजीवासी तब तक उन्नत रहेंगे जब तक क्या वे पूर्ण नियमित सभाएं करेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, परंपरा नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उसकी सलाह पर ध्यान देते रहेंगे। ठीक है, अजातशत्रु से यही 5 बातें कही थी उन्होंने, जिसने बौद्ध थे। ठीक है, महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, गांव व शहर में चेत्या और रख रखाव करेंगे, विभिन्न मत वाले मतलब जो संत होते हैं उनका सम्मान करेंगे, उन्हें आने जाने के लिए कोई रोक नहीं लगाएंगे। ठीक है, कई शक्तिशाली राजा ने संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद भी राज्य अब से मतलब कितने साल चला,
150 साल से। देखो एक राजा नहीं था, कई राजा थे, मिलकर शासन करते थे, ठीक है, एकता में बल होता है। तो वो 1500 साल तक शासन किया गणों ने, ठीक है। इसके बाद गुप्त वंश के गण और संघ पर विजय प्राप्त की उन्होंने, ठीक है। जो अब कौन सा सम आ गया, गुप्त, ठीक है, गुप्त साम्राज्य आ गया गणों के बाद, ठीक है। नोट करते जाना ये पूरी अपनी नोटबुक पे, ठीक है। नेक्स्ट है, आज से 2500 साल पहले एथेंस के लोग एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र। सबसे पहले जो हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, ठीक है, हमारा जो सिस्टम में अब हम रह रहे हैं, हम वोटिंग करते हैं, हमें पूरे राइट्स मिले हुए हैं, पूरे अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है, अच्छी शासन व्यवस्था है, अच्छा गवर्नेंस है। तो कहाँ से आया? सबसे पहले 2500 में एथेंस नाम सुना होगा, ठीक है। एथेंस में जो शासन व्यवस्था आई थी जिसे क्या बोला जाता है, प्रजातंत्र और गणतंत्र। गणों का तंत्र, एक नहीं बहुत सारे राजा, ठीक है। ये नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। सबसे पहले यहीं से शासन शुरू हुआ है। ये व्यवस्था 200 साल तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी, दो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लेती थी। एक साल में कितनी बार होती थी? 40 बार बुलाई जाती थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कितनी बार बुलाई जाती थी? 40 साल। तो ठीक है, ये पूरी लाइन इम्पोर्टेंट है। तो 200 साल ये चली, ठीक है। नेक्स्ट है, इन सभी में नागरिक भाग ले सकते थे। तो शासन के कई पदों में नियुक्तियां लॉटरी द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवा देनी पड़ती थी। जितने भी लोग थे उन्हें सेना में भर्ती होना पड़ता था और उन्हें सेना में अपनी सेवा देनी पड़ती थी। जैसे इजराइल में है, ठीक है, इजराइल में भी ऐसा ही है। औरतों को नागरिकता का दर्जा नहीं मिला, ठीक है। देखो अभी कौन से काम तक पहुँचे हम, 25 साल तक आ गए हैं, लेकिन महिलाओं को अभी तक कोई दर्जा नहीं मिला था, ठीक है। व्यापारियों और शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने वाले और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिलते थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशाला में काम करने वाले लोगों को दास भी नागरिक का अधिकार नहीं था। उस समय में क्या था, जो दास थे उन्हें थोड़ा कम बुद्धि वाला समझा जाता था। उन्हें सिर्फ जो राजा बोलता था वही काम करना पड़ता था। वो अपने आप से कोई काम नहीं करना चाहते, अपने आप से कोई काम कर ही नहीं सकते थे, करना भी चाहते हो तो, ठीक है। तो उन्हें नागरिकता नहीं मिली हुई थी। किन्हें नागरिकता मिली थी? जो 30 साल के ऊपर पुरुष थे, ठीक है, और दास नहीं थे, ठीक है। ये भी क्राइटेरिया सेट किया हुआ उन्होंने। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी कराया है बिकॉज इस टाइम वॉइस बहुत आती है, ठीक है, बाहर से कुछ भी इधर उधर जाता है तो, ठीक है, तो अवॉइड कीजिएगा जो आवाज़ भी आती है बाहर। तो इसमें क्या था, एक राजा था, अश्वमेध यज्ञ था, जो यज्ञ करवाते थे, किसी घोड़े को छोड़ देते थे बाहर, और जिस एक राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया और वो उस अश्व मतलब घोड़े को, वो हॉर्स को छोड़ दिया, और जिस राज्य में जाएगा, जिस कंट्री में जाएगा, तब तो छोटे छोटे राज्य बने हुए थे ना, जिस भी राज्य से होकर गुजरेगा वहाँ से गुजर गया, तो उस राजा ने उसे बोला कि वो राजा शक्तिशाली, मैं उसके साथ युद्ध करूंगा तो हार जाऊंगा। लेकिन एक राजा ने उस घोड़े को पकड़ लिया, तो क्या उसे चुनौती माना जाएगा, जिसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया गया, तो उसके द्वारा उसे युद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था थी, 4 वर्ण थे, जनपद थे, ठीक है, महाजनपद था जो वज्र वाला, ठीक है, जनपद था, किलेबंदी, चारों ओर पत्थर लगा के सेना रखते थे, कर लेते थे, पौधारोपण, ठीक है, पहले पौधे लगाते थे फिर बीजते थे, लेकिन लोहे के हलाने के कारण पौधे वहीं खेत में बीज दिया करते थे, जो भी उनका पर्टिकुलर एरिया रहा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है गण और संघ, ठीक है। गण मंत्रीगण, राजागण, ठीक है, गण होती हैं जैसे 4-5 लोग, 6-7 लोग मिलके, और संघ बहुत बड़ा होता है, ठीक है, प्रजातंत्र, ठीक है। संघ 100 लोग भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 2000 भी, जितने भी संघ मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और प्रजातंत्र जो भी आज हम लोकतंत्र की फॉर्म में रह रहे हैं, सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? ये सबसे पहले शुरू हुआ एथेंस में, ठीक है। एथेंस और स्पार्टा 2 थे, ठीक है। स्पार्टा के बारे में मैं आपको कल बताऊंगी। एथेंस में शासन व्यवस्था शुरू हुई और स्पार्टा के लोग युद्ध कला में कौशल थे, ठीक है, उससे आपका कोई लेना देना, ठीक है। एथेंस शासन व्यवस्था शुरू हुई कब? 2500 साल पहले। तो उसमें दासों को, जो पर्टिकुलर उनका एक दासों वाला क्राइटेरिया था वो फॉलो करता है, तो वो दास, लेकिन दास नहीं है, 30 साल के ऊपर है, तो उन्हें नागरिक बना दिया जाता था, ठीक है। और महिला और बच्चों को अधिकार नहीं था नागरिक बनने का, ठीक है, तो उन्हें नागरिक नहीं बनाया जा सकता था 2500 साल पहले एथेंस में, ठीक है, जहाँ से ये शुरू हुआ प्रजातंत्र का पूरा लेखा जोखा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दिस इज़ अ प्यू साइनिंग ऑफ, टेक केयर।